नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साक्षरता अभियान क्या था और साक्षरता अभियान क्या सही था, क्या साक्षरता अभियान को होना ज़रूरी था। और उसी में हमारे देश के एक शख्स पैदा हुए जिनको लोगों ने बहुत अलग-अलग नामों से जाना, जिनको नटवर लाल बोलते थे। तो आज हमने ये टॉपिक रखा है नटवर लाल और साक्षरता अभियान। और अब का जो साक्षरता अभियान है, वो साक्षरता अभियान तो नहीं रहा, अब उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम रख दिया गया है डिजिटल साक्षरता अभियान। यानी जो साक्षरता अभियान पहले अलग फॉर्म में था, अब वो साक्षरता अभियान डिजिटल साक्षरता अभियान में बदल गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साक्षरता अभियान है क्या, और इसका हमारा बताने का यही मकसद है कि बच्चों को साक्षर मत करिए, बच्चों को शिक्षित बनाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए। और बच्चों को क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, और कोई चीज़ हमेशा के लिए सही नहीं हो सकती। कभी साक्षरता शिक्षा के मायने हमेशा सही थे, पहले भी शिक्षाएं मिलती थी लोगों को, आज भी शिक्षा लोग ले रहे हैं, जो लेना चाहते हैं वही लोग ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद में भी केवल ये साक्षर ही हो पा रहे हैं। तो साक्षरता अभियान का मतलब था कि जो 15 साल से बड़े लोग हैं, 35 साल की उम्र तक, उनको इतना पढ़ा लिखा दिया जाए कि वो अपना कुछ थोड़ा बहुत लिख सकें, थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी पढ़ सकें और अपनी पढ़ी लिखी हुई चीज़ों को समझ सकें। लेकिन समझ पैदा करने के लिए थोड़ा लिख लेना, थोड़ा पढ़ लेना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। और आज जब ये अब इसका फॉर्म ही बदल गया। अब जो साक्षरता अभियान चल रहा था, जो लोग थोड़े पढ़ लिए थे, थोड़े लिख लिए थे, और मैक्सिमम लोग अभी साक्षर 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 ही हैं, शिक्षित नहीं हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के बाद में भी शिक्षित नहीं हो पाए हैं। अब कैसे शिक्षित नहीं हो पाए हैं? अभी तक साक्षरता अभियान चल रहा था, अब उसका नाम बदल के डिजिटल साक्षरता अभियान चल गया, क्योंकि इंडिया क्या हो गया, डिजिटल हो गया, और डिजिटल हो भी रहा है, और डिजिटल होगा भी आने वाले दिनों में, और ज़्यादा डिजिटल होगा और इनके फॉर्म चेंज हो जाएंगे। जब तक लोग डिजिटल इंडिया को समझ पाएंगे, तब तक ये डिजिटल इंडिया किसी और इंडिया में बदल जाएगा। अब कौन से इंडिया में बदलेगा? जहाँ तक मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसी के फॉर्म में डिजिटल इंडिया उस पर कब्जा कर लेगा और सभी लोगों को समझ जाएगा, और वो होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो बच्चों को इतना ज़्यादा सक्षम अभी से बनाना, तैयार कर देना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों को नहीं बल्कि इंसान उसको अच्छे से समझ जाएं। तभी अपनी जो आने वाली लाइफ है, जो आने वाली अपनी ज़िंदगी है, वो सक्षम हो जाएगी। साक्षरता अभियान का एक बहुत अच्छा जो उसकी किताब थी, और अभी भी इसके लिए बजट पर्याप्त नहीं है, वो बजट लगाना भी ज़रूरी नहीं है। साक्षरता अभियान चालू ही नहीं करना चाहिए, शिक्षा का अभियान चालू करना चाहिए। लोगों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना ठीक है, लोगों को ट्रेनिंग देके उनको जागरूक करना ठीक है, लेकिन ये साक्षरता अभियान वाला जो काम है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो इसको कभी समझ नहीं पाएंगे। जो अपने आप को नहीं समझ पाते, जो इस नेचर को नहीं समझ पाते, जो उसके अपने आसपास के लोगों को नहीं समझ पाते, वो इसको तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसी साक्षरता अभियान को आज हमने नटवर लाल नामक एक शख्स से जोड़ा है, और एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये साक्षरता अभियान कैसी थी। और जो डिजिटल इंडिया है, इसमें भी नटवर लाल हैं, डिजिटल नटवर लाल हैं अभी। और वो लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं और बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे अच्छे हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को चकमा दे के निकल जाते हैं। तो इसका एक नारा था, साक्षरता अभियान का नारा नहीं था, इसकी किताबों में लिखा था कि काका के कान, काका के कान काकी के काने नहीं, काका जवान काकी जवाने नहीं, उसकी किताब में लिखा था। और एक गांव के लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जा रहा था। और जो लोग पढ़े लिखे लोग थे और जो लोग अनपढ़ लोग थे, इन लोगों को चिढ़ाते थे और उनको बोलते थे कि आप अंगूठा छाप हो, आप अंगूठा लगा रहे हो और आपकी इस समाज में कोई अहमियत नहीं है। लेकिन वो जो लोग अंगूठा छाप थे, वो लोग अब हस्ताक्षर करने लगे हैं, जिनको लोग अंगूठा छाप मानते थे, क्योंकि साक्षरता अभियान और लोग बहुत समझदार हो गए हैं। और जो पढ़े लिखे लोग थे, अब अंगूठा लगाने लगे हैं। तो कौन सी चीज़ कब कहाँ अच्छी हो जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ खराब हो जाएगी, ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है। आज की डेट में हमारा पैसा तभी निकलता है जब हम अंगूठा लगाते हैं। और उसके लिए एक कार्ड बना दिया गया है जिसका नाम है आधार कार्ड। उसी आधार कार्ड से सब लोग जुड़े हुए हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आज भी हम साइन करके पैसा निकाल रहे हैं, तो मैं बता दूं, जो लोग साइन करके पैसा निकाल रहे हैं वो बहुत पीछे हो गए हैं। और अंगूठा लगाने से पैसा निकलता है, अब वो अमाउंट बहुत कम रखा गया है अभी जिससे पैसा निकलता है। तो आने वाले दिनों में सबका पैसा अंगूठा लगाने से मिलेगा।
और जो लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा अंगूठा लगाने से नहीं मिल रहा है, जब एक बैंक कर्मचारी या बैंक मैनेजर, बैंक वाला जब सबसे पहले अपनी सीट पे बैठता है और अपने अकाउंट को जब वो ओपन करता है अपने सिस्टम में, तो अपने सिस्टम को जब खोलता है तो अपना खुद का अंगूठा लगा के और अपने फेस को स्कैन करके ही वो अपने सिस्टम को खोलता है। तो सबका पैसा इसी अंगूठे में ही कैद है। जब आप अंगूठा लगाएंगे तो अंगूठे की जो निशानी है ये सबसे मिलती नहीं है। हो सकता है किसी आदमी के साथ में किसी आदमी की अंगूठे की निशानी मिल जाए, ये भी कहना बिल्कुल मुश्किल है। हो सकता है कोई आदमी पंचिंग करे और वो गेट उस आदमी से खुल जाए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत रेयरली है, ऐसा हो सकता है। तो साक्षर होना अच्छी बात है, लेकिन साक्षरता के साथ में आदमी को समझ डेवलप होना बहुत अच्छी बात है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि उनमें समझ डेवलप हो। कोई बच्चा अगर लिख बोल ले जाएगा तो क्या कर लेगा, बोल के क्या कर लेगा? सभी लोग तो बोल रहे हैं। लगभग पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, 1-2 इंसान, 1% इंसान, आधे % इंसान ऐसे हैं जो नहीं बोल पाते हैं। तो क्या वो बहुत बेहतर कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा लिख लेता हूँ और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं साफ़ सुथरा लिखता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो वो लोग भी सही नहीं है। और जब ये पहले वर्बल चलता था कि मैं हूँ, मैं अपना नाम बता दूँ, मैं मनोज हूँ, तो मुझे लोग पहचान लें। बाद में जब रिटन में आया, जब लिखने का काम चालू हुआ, जब भाषा के बाद में भाषा जो कन्वर्ट हो गई, पेपरों में आ गई, तो लोग साइन पे भरोसा करने लगे और ऐसा माना जाने लगा कि किसी का हस्ताक्षर किसी के हस्ताक्षर से मैच ही नहीं करेगा, तो इसीलिए हस्ताक्षर पे वैल्यू देने जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत था। बहुत सारे लोग हूबहू कॉपी कर देते हैं। और आज हम इसी नटवर लाल के बारे में सीखेंगे। तो डिजिटल साक्षरता अभियान में भी चोरी हो जा रही है और जो साक्षरता अभियान था उनमें भी चोरी और ठगी हो जा रही थी और आज भी हो रही है। अब बैंकों में लोगों की शक्लें भी लगी हुई हैं, लोगों के अंगूठे भी लगे हुए हैं, लोगों का अकाउंट डिजिटल में बंद है, तब भी लोगों के पैसे गायब हो जा रहे हैं। तो आज हम इसी नटवर लाल के बारे में जानेंगे और अपने बच्चों को नटवर लाल तो नहीं बनाना है, लेकिन नटवर लाल जैसे लोगों के लिए सतर्क रहने के लिए नटवर लाल के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि नटवर लाल कौन थे और किस तरीक़ा से जो साक्षरता अभियान था, साक्षरता अभियान को कैसे चकमा दिए थे नटवर लाल। आज हम इसी कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि नटवर लाल कैसे कैसे चकमा दिए थे। और बहुत सारे लोग इस नटवर लाल के बारे में जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग इस नटवर लाल के बारे में नहीं जानते होंगे। जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या रहते हैं? वो सर्वनाम रहते हैं, यानी कि प्रोनाउन रहते हैं। इंग्लिश में जब एक ही चीज़ों के कई सारे नाम होते हैं तो उनको सर्वनाम बोलते हैं। जैसे किसी आदमी के लिए वाह बोल दिया जाए, किसी आदमी के लिए कॉमन नाम दे दिया जाए, बच्चे नाम दे दिया जाए, दद्दा नाम दे दिया जाए, नन्हे नाम दे दिया जाए, तो बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। तो हमारे द्वापर युग में एक ऐसे ही भगवान थे, ऐसे ही शख्स थे जिनका नाम नटवर था। वो थे भगवान श्री कृष्णा। और हर एक इंसान सबसे पहले एक प्रोनाउन के रूप में पैदा होता है, एक सर्वनाम के रूप में पैदा होता है, बाद में उसका नाम नाउन में बदल जाता है। और लोग अपने इसी नाम के लिए परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम यहाँ रह जाए, मेरा नाम यहाँ लग जाए। लोग इसी के लिए परेशान रहते हैं और लोग सर्वनाम नहीं बनना चाहते, लोग नाउन बनना चाहते हैं और अपने नाम को करना चाहते हैं। तो ज़िंदगी में जितना ज़्यादा अपना नाम करना है, उतना ज़्यादा ही अपने आप को सर्वनाम में भी मानना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी पैदा हुए जो सर्वनाम में कन्वर्ट हो गए, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी वहाँ उसमें बदल गए। तो बच्चे को ऐसा होना ज़रूरी है कि वो बच्चा जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े, अगर वो एक अधिकारी है, एक ऑफिसर है, तो जहाँ उसकी ऑफिसर की ज़रूरत है वहाँ ऑफिसर बन जाए। जहाँ पे गरीबों को गरीबों की ज़रूरत है वहाँ गरीब बन जाए। नकारात्मक वे में काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा ना हो कि समाज के एक पक्ष को कोई चीज़ फ़ायदा करे तो दूसरे पक्ष को नुकसान करे, उससे बचना है और अपने देश के कानून की रिस्पेक्ट भी करनी है। तो ये नटवर भगवान श्री कृष्णा थे। इनके बहुत सारे नाम हैं और ये नाम लोगों ने दिया, इन्होंने अपना नाम खुद नहीं रखा। और जो हमारे देश के नटवर लाल थे उन्होंने अपना नाम खुद रखा। वो जो जितने नामों से फेमस थे उनको एक कॉमन नाम दे दिया गया, नटवर लाल। और आज भी जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब लोग बोलते हैं अरे तुम नटवर लाल बन रहे हो क्या। लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे तुम इतना धोखाधड़ी कर रहे हो, नटवर लाल बन रहे हो। तो भगवान श्री कृष्णा भी नटवर लाल थे। उन्होंने समय समय पर अलग अलग शिक्षाएँ दी और समाज के लिए फ़ायदेमंद थी। हाँ, वहाँ भी ज़रूर था, खैर कुछ लोगों को फ़ायदेमंद नहीं थी। जो वहाँ के राजा लोग थे, गायों को इन्होंने सार्वजनिक कर दिया, लोगों के विरुद्ध में बता दिया। अगर पांडवों के लिए अच्छे थे तो कौरवों के लिए अच्छे नहीं थे, क्योंकि इनकी वजह से कौरवों को नुकसान हुआ था। तो समाज में हर किसी चीज़ की वजह से हर किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता,
लेकिन ये नटवर लाल सर्वनाम से नाम नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो नटवर लाल नाम से सर्वनाम बन गए। आगे चलते हैं और जानते हैं उस शख्स के बारे में जो नटवर लाल थे और साक्षरता अभियान जो चल रहा था उस समय, उसको जो चकमा दिए थे कि पूरा भारत साक्षर हो जाएगा। साक्षर का मतलब हमारा देश डाटा में इतना आगे हो जाएगा कि हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है कि हम डाटा बताने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अगर पढ़ाई लिखाई आप डाटा बताने के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई लिखाई करके। आप पहले अपने आप को समझिए, लोगों को समझिए, नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी, आप जॉब में अपने आप चले जाएंगे। अपने आप को समझिए तो आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप भूख को शांत करने के लिए अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में कभी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और कभी ना कभी आप धराशायी तो हो ही जाएंगे, और ज़िंदगी में धराशायी तो होना ही है। तो आज हम उस नटवर लाल के बारे में जानते हैं जो लोगों को साक्षरता अभियान का चकमा दिए थे। ये वाले नटवर लाल जो साक्षरता अभियान को चकमा दिए थे और जो प्रतिभा के धनी भी थे। ऐसा नहीं था कि इनके पास प्रतिभाएं नहीं थी। इनका जन्म बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था, जो जीरादेई के आसपास में है। जीरादेई एक रेलवे स्टेशन है, एक इलाका है, उसी के आसपास में इलाका है। और इसी के आसपास के थे बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस इलाके के थे। ये जो इनका बचपन का इनका जो असली नाम था इन नटवर लाल का, इनका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। इनके पापा जो थे एक बड़े जमींदार थे, जमींदार के घर में पैदा हुए थे। लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि इनके पापा का देहांत इनके बचपन में हो गया था। और इनके नाम से एक मूवी भी बनी है नटवर लाल, जिसका अभिनय अमिताभ बच्चन ने किया है। उस मूवी में एक पक्ष को दिखाया गया है, इस नटवर लाल के एक पक्ष को दिखाया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हिडन भी की गई हैं। उसमें ऐसा बताया गया है कि ये अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम की वजह से परेशान थे। ऐसा तो हो भी सकता है, किसी की लाइफ में नहीं भी हो सकता है। और सबसे पहले जो ये नटवर लाल ने अपनी कला दिखाई, मिथिलेश कुमार ने जो अपनी कला दिखाई, इनके एक पड़ोसी थे, उनका चेकबुक इनको मिल गया और ये अपने पड़ोसी के चेकबुक में हूबहू साइन करके उनके पैसे निकाल लिए। और कितने पैसे निकाले? 1000 रुपये। आज के दिन में 1000 रुपये लोगों को सुनने में बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन उस समय में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तनख्वाह भी 500 रुपये महीने ही थी। तो 500 रुपये बहुत था उस टाइम पे। लोग आना में काम करते थे, आने में, 1 आने 2 आने में, 4 आने तो बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, 8 आने बहुत ज़्यादा बता दिए। पैसे जैसे थे उसी हिसाब से महंगाई थी और प्रॉब्लम भी बहुत सारी थी। तो इन्होंने 1000 रुपये करके धीरे धीरे करके निकाल दिए गए। ये पढ़ना चाहते थे और पढ़ने के लिए सबसे पहले कलकत्ता गए। कलकत्ता में एक सेठ के यहाँ पे रहे और सेठ ने इनको पढ़ाया भी, थोड़ा सपोर्ट भी किया। और सेठ से बड़ी पढ़ाई करने के लिए पैसे मांग रहे थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई कॉमर्स से की और कॉमर्स से पढ़ाई करने के बाद में इन्होंने धोखाधड़ी की स्टार्टिंग वहीं से कर दी। पैसे मांगे तो सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। इन्होंने क्या किया, सेठ के पास में रुई का व्यापार था और इन्होंने रुई को ही बेच दिया 4.5 लाख रुपए में। सेठ को ही धोखा करके रुई उन्हें को बेच दिया और उनसे पैसे ले लिए। और इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई की। तो पेशेवर से ये नटवर लाल यानी मिथिलेश कुमार जो थे ये वकील थे। और इनको नटवर लाल क्यों बोला गया, ये हम आगे चल के जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या बेचा देश के लिए। और इन्हें छोटे मोटे लोगों को कभी धोखा नहीं दिया। नटवर लाल का मानना था, जब इन्हें जेल से पूछा जाता था, जब इनसे जज पूछता था, तो बोलते थे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। जो लोग इकट्ठा कर लिए हैं धन, लोगों से नाजायज़ कमा के लोगों से ले लिए हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा हो गया है, उनके धन को मैं लेता हूँ और गरीबों में बांट देता हूँ। वास्तव में इनका काम यही था। इनका जो अभी भी बंगरा गांव में जो इनका घर है, इनका घर बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, एक झुग्गी झोपड़ी सी लगी हुई है और टीन सेट थोड़ा सा लगा हुआ है। मीडिया वाले वहाँ पे गए थे और बगल में जो इनके भाई या जो भी इनके पटीदार, जो भी बगल में रहने वाले लोग होंगे, वो सब जमींदार ही थे। उनका घर बहुत बड़ा बना हुआ, तो अपने लिए अगर काम करते तो इनका घर भी बहुत बड़ा होता। लेकिन ये लोगों ने गरीबों को पैसे बांट दिए, अपने कानून के हिसाब से सही नहीं थे। और इनका पुलिस का और जेल का इनका बहुत अच्छा नाता था। लेकिन ये पढ़ने में तो बहुत औसत छात्र थे, लेकिन साइन करने की जो लिखने की कला थी, ये लोगों से मैच करवा देते थे अपनी साइन। इतने प्रतिभाशाली थे और टैलेंट भी बहुत था। अब टैलेंट कैसे था और आगे हम जानते हैं कि इनका टैलेंट कैसे इतना ज़्यादा था। वो चीज़ समझने की ज़रूरत है और हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है। अपने टैलेंट को बढ़ाना है और इस दुनिया को समझना है। क्या डिजिटल इंडिया बहुत सही है, हमारे मोबाइलों से पैसे गायब हो जा रहे हैं, लोगों के पैसे गायब हो रहे हैं, लेकिन हमारी ना समझ की वजह से। अगर हम समझदार बनेंगे तो हमारी मोबाइल से पैसे गायब नहीं होंगे। लोग बोलते हैं कि प्यार को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं कहीं सुनाई देता है कि प्यार भी बिक जाता है। और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में
लोगों को गिफ्ट देते हैं प्यार के रूप में, छोटी छोटी निशानियां देते हैं। वो सोचते हैं कि इन गिफ्ट देने के बाद में उनकी प्यार और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, उनकी प्यार की निशानी जिंदा रहेगी। जो ताजमहल शाहजहां ने बनाया था अपनी पत्नी के लिए प्यार की निशानी के रूप में, नटवर लाल ने इसको 2 बार 3 बार बेच दिया और विदेशी लोगों को बेचा और उससे मोटी रकम ले ली इन्होंने। और कैसे बेचा, जो इसकी अथॉरिटी थी उस अथॉरिटी का साइन करके इन्होंने 3 बार इस लाल किले को बेच दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 3 बार इन्होंने इस लाल किले प्यार वाली निशानी को बेच दिया। प्यार भी बिक जाता है अगर अपने पास समझ ना हो, और ये प्यार की निशानी इतनी बड़ी बिल्डिंग को भी इन्होंने 3 बार बेच दिया। हैरत की बात तो थी, इन्होंने तो ये लाल किला तो बेचा, उसके बाद में ताजमहल तो बेचा, इन्होंने लाल किला भी नटवर लाल ने 2 बार बेच दिया, 3 बार बेच दिया और उससे पैसे ले लिए। और ये पैसे ऐसे नहीं मिल रहे थे, करोड़ों में मिल रहे थे, हीरे मिल रहे थे, जवाहरात। और इन्होंने जो पैसे गेन किए उससे इन्होंने गरीबों को दान दे दिया। ये जो लाते, जो गेन करते, उसको लोगों को दान करते हुए चले जाते। एक बार का वाक्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने गांव में आए हुए थे, वहाँ पे नटवर लाल इनसे मिले और इन्होंने बताया नटवर लाल ने कि सर मैं आपका हस्ताक्षर हूबहू कर सकता हूँ, जैसा आप हस्ताक्षर करते हैं ऐसा मैं भी हस्ताक्षर कर सकता हूँ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने ही नटवर लाल ने उनके जैसा ही हस्ताक्षर कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौकन्ने थे, क्योंकि लोगों का मानना था, और आज भी वो लोग अपना साइन करते हैं उसे बहुत सारा घुमा देते हैं, ऐसे करके डांट डाल देते हैं, ऐसे ऐसे टिक मार देते हैं, बहुत सारी कलाएँ लगाते हैं कि मेरा साइन कोई पहचान नहीं पाएगा, मैं ऐसा साइन करता हूँ, मैं ऐसा पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन वो ऐसे नटवर लाल थे और आज भी ऐसे नटवर लाल हैं कि आपका साइन करके आपके पैसे आराम से उड़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझदारी को डेवलप करना है। तो बाबूजी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको बोला था कि आप हमारी सरकार में आ जाइए और आपके अंदर बहुत अच्छी कला है, लेकिन उन्होंने वहाँ से जाने से मना कर दिया। और पेशे से ये वकील थे और झूठ बोलने में माहिर भी थे। ऐसा माना जाता है कि जो वकील होते हैं वो झूठ बोलने में माहिर होते हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने संसद को बेच दिया 2 बार। और जब यहाँ बहुत हैरान, मतलब बहुत खैरत की बात थी कि जब संसद को इन्होंने भेजा तो संसद चल रही थी। ये जो बुद्धिजीवी सांसद हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने इतने लोगों से इतने वोट ले लिए हैं, वो सब लोग बैठ के, वो संसद चल रही थी उस समय जब संसद को बेचा। और उन्होंने जिनके अथॉरिटी में था उनका साइन करके संसद भी बेच दिया और 2 बार बेच दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नकल वो कर चुके थे। राष्ट्रपति भवन, जब राष्ट्रपति रहता है तो उसी की अथॉरिटी में रहता है, उसी के हस्ताक्षर से वहाँ कुछ भी हो सकता है। उसका हस्ताक्षर करके नटवर लाल ने ये राष्ट्रपति भवन को भी 1 बार बेच दिया। लेकिन जब लोग लेने के लिए आए और उस पर कब्जा करने के लिए आए तो पता चला कि वो जालसाजी के शिकार हो गए हैं और वो जाल में फंस गए हैं। जो लोग खरीद रहे थे वो लोग कैसे थे, वो लोग कोई और नहीं थे, वो लालची थे। तो ज़िंदगी में याद रखिए, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जब भी आप लालच करोगे तो आप ज़िंदगी में फंस जाओगे। लालच कैसी, जैसे अभी बहुत सारे लोग पैसे लगा रहे हैं शेयर मार्केट में। कोई चीज़ आप अपना दिमाग खर्च करिए, देखिए कि कोई चीज़ 10% बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। आप जब दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं, कितना भी अच्छा सामान हो, कितना भी महंगा सामान हो, तो उस पर कोई 10%, 20%, 30% रेट पे ही खरीदता है। अब कोई कंपनी आके आपको बोलती है कि हम आपका पैसा 4 दिन में डबल कर देंगे, कभी भी आपका पैसा डबल नहीं होने वाला है। आप लालच के शिकार हो रहे हैं और इसी लालच के चक्कर में लोगों के पैसे भी डूबे हैं। बिटकॉइन, बहुत लोगों ने बिटकॉइन में पैसा लगाया था, लोग पता नहीं अपने पासवर्ड भूल गए, या मुझे तो लगता है किसी ने करप्ट कर दिया उस पासवर्ड को, कि जानबूझ के लोगों को पासवर्ड, उसमें शर्तें लगाई गई थी कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको ये पैसा वापस नहीं होगा। और मुझे तो लगता है कुछ उसी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कर दिया हो गया, उनके ओनर का पता ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने इस बिटकॉइन को ये कर दिया ऑफिशियल। अब लोग गवर्नमेंट के थ्रू ही पैसे लगाएंगे, जो पैसे डालेंगे गवर्नमेंट की नॉलेज में चला जाएगा, तभी उनका पैसा ग्रोथ करेगा। लोगों ने खूब पैसे डाले और अंधाधुंध लोगों के पैसे गायब भी हुए। तो जो ये बिक रहे थे, जो लोग खरीद रहे थे, बेचने वाला तो कोई नहीं था, वो तो नटवर लाल ही थे। बढ़िया सूट पैंट पहन के वो जाते थे और एक सरकारी कर्मचारी बन जाते थे और वो बोलते थे देश गरीबी में है, देश को गरीबी से निपटना है, तो ये वाली बिल्डिंग बेच के हम ये वाला कर चुकाएंगे। और इन्होंने बाबूजी से बोला भी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, कि आप बताइए तो मैं आपका देश पे जितना कर्ज है वो मैं चुका दूंगा मिनटों में, और विदेशी लोगों को मैं गरीब भी बना दूंगा। लेकिन बाबूजी ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि अपनी भारत की संस्कृति और सभ्यता ये नहीं बोलती थी कि ठगी के सहारे में आप आगे बढ़िए, आप ठगी मत करिए। तो ठगी कौन बनता है, घरों में चोरियां कब होती हैं? देखो, चोरी होना एक अलग बात है, उसमें तो सुरक्षा में कमी रहेगी, या आप अपने घर में नहीं है तो आपका सामान कोई चुरा ले जाएगा। आपके घर में बदमाशी कब होती है, मतलब लोग बोलते हैं बदमाश आ गए, लुटेरा बोलते हैं उसको। लूटता कब है धन?
जब आप कमज़ोर होते हैं और कोई बंदूक लेके, बड़ी बड़ी बंदूकें लेके आता है, उसको दिखा के आपका धन उठा ले जाता है, जोर ज़बरदस्ती वाली भावनाएं होती हैं तो लुटेरा बोलते हैं। लेकिन जब लोग जानबूझ के आपकी सहमति से आपका कोई सामान ले लें तो उसको ठगी बोलते हैं। तो नटवर लाल लूटते नहीं थे, इन्होंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, किसी को बंदूक नहीं दिखाई, इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने साक्षरता अभियान का इस्तेमाल किया। जो साक्षरता अभियान सरकार में चल रहा था, उसी साक्षरता अभियान का इस्तेमाल इन्होंने किया और ये इन सब बिल्डिंगों को बेच दिया। तो जब ये सरकारी बिल्डिंगें बिक गई और आज भी धोखाधड़ियाँ हो रही हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में इतना सक्षम बनना है कि अपने आप को सेव करने की कितनी ज़्यादा ऊपर तक सोचना है और अपने बच्चों को कितना कैपेबल बनाना है कि ये नटवर लाल भी अगर आ जाएं तो इनसे बच पाए। इस नटवर लाल से बहुत लोग बच भी होंगे। एक बार का वाक़या याद आता है, जब राजीव गांधी की सरकार थी केंद्र में, उस समय कुछ लोगों को न्योता के लिए बुलाया गया था और पेपरों में खबरें फैलाई गई थी और ये नटवर लाल कनॉट प्लेस की एक दुकान में पहुंचे और वो घड़ी की दुकान थी, उस घड़ी की दुकान पे कोट पैंट में पहुंचे थे और नटवर लाल ने दुकान वाले से बोला कि प्रधानमंत्री 80 या 70 घड़ी जो भी है खरीदना चाहते हैं और वो घड़ी आप मुझे दे दीजिए, पैसे का पेमेंट आपको बाद में दिया जाएगा। घड़ी ले लिए, पैसे भी नहीं दिए। बाद में उस लाला को समझ में आया कि एक लाला उनको ठग के चला गया था, वो कोई और नहीं था, वो नटवर लाल थे। तो जो बड़े बड़े लोग थे वो नटवर लाल से सावधान रहते थे। और यहाँ तक ही नहीं, कई एक दो बार जो है इससे धीरू भाई अंबानी भी इसके शिकार हो गए नटवर लाल के, एक दो बार टाटा बिरला भी इसके शिकार हो गए। तो बहुत सारे लोग इसके शिकार हो चुके थे और लोग लालच में आके इसके शिकार हो। कभी लालची मत बनिए और लालच को पहचानिए और लालच को पहचानना भी ज़िंदगी में सीखिए। ठगी का शिकार आप तभी होंगे जब लालच के शिकार होंगे। तो जितने लोग भी नटवर लाल के शिकार हो रहे थे वो कहीं ना कहीं लालची थे। वो लालच देता था लोगों को और लालच में लोग अपने कर्तव्यों को, अपनी निष्ठा को, अपनी सत्यनिष्ठा को लोग भूल जाते थे और लोग सहन नहीं कर पाते थे, उनकी प्रॉपर्टियाँ चली जाती थी। जेल और नटवर लाल यानी मिथिलेश कुमार का बहुत पुराना नाता हो चुका था। ये जब भी जेल जाते या तो अपनी कानूनी कार्रवाई की वजह से छूट जाते, इनके लिए कोई सबूत नहीं मिलता था और कई बार जब सबूत मिल भी गए और पुलिस ने बोला कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट को चकमा करके भाग गए। एक बार का वाक़या याद आता है, एक कहानी मुझे लिखी हुई मिली जहाँ पे लिखा हुआ था एक बार नटवर लाल को भी नटवर लाल मिल गए। जब कोई जेल में जाता है तो उनके जो अपने खुद के कपड़े होते हैं, कैप होती है, वो गेट पे जमा हो जाती है और जेल प्रशासन उनको एक अलग ड्रेस इशू करता है। तो नटवर लाल के पास में सूट थे, सूट पहन के वो निकलते थे। एक वकील थे, जब वो बाहर जाते थे तो 2 सूट उन्होंने जेल के गेट पे जमा किया था। एक सूट तो उन्होंने इशू करवाया था और एक सूट में क्या किया, जेल वाले गेट वाले ने नीचे कामा मार दिया। भाषा की प्रॉब्लम थी, वो कामा मार दिया। वो जेल के पुलिस ने पहन के अंदर घूमने के लिए, गश्ती लगाने के लिए गया। नटवर लाल ने बोला कि ये मेरा सूट है, तो सिपाही ने बोला कि आपका सूट इशू हो चुका है। तो नटवर लाल के साथ भी नटवर लाल मिल गए। वो वाला सूट पहन के वो जेल में घूम रहा था। कई बार ये जेल से भागते रहे, ठगी का सिलसिला चालू रहा और जो भी पैसे कमाते थे गरीबों को देते थे, एक तरफ से लेते थे, एक तरफ से देते थे। ये लोगों को बोलते थे कि मेरा यही काम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब जो एक तरफ से मैं देता हूँ एक तरफ से ले लेता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। बहरहाल खाना वगैरह तो ये खाते होंगे अपने लिए और मेरे को लगता है लोग खिला भी देते होंगे इनको। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1996 में अंतिम बार 84 साल की उम्र में इन्हें कैद किया गया, जेल में डाला गया और कानपुर की जेल में बंद किया गया। उस समय ये व्हील चेयर पे आ चुके थे। अब 84 साल की उम्र कम नहीं होती और ठगी का इनका सिलसिला जारी था। यानी कि नटवर लाल का, मिथिलेश कुमार का दिमाग भी काम कर रहा था और इनके हस्ताक्षर भी काम कर रहे थे। ये थोड़े से बीमार हो गए, पुलिस इनको लेके दिल्ली जा रही थी इलाज करवाने के लिए और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 1996 में अंतिम बार जो संतरी लगे हुए थे, जो पुलिस वाले लगे हुए थे, उनको बोला कि मुझे बाथरूम आया है। बाथरूम करने के बहाने नटवर लाल बाथरूम में गए और उसी बाथरूम से अंतिम बार नटवर लाल जेल वाले पुलिस कर्मियों को चकमा दे के अंतिम बार भी भाग गए। इस नटवर लाल को पुलिस नहीं पकड़ पाई और 1996 तक पुलिस काफ़ी अलर्ट हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वो कानून व्यवस्था ऐसी थी, और उस समय जैसे लोग थे उसी टाइप की पुलिस भी थी, और आज की डेट में जैसे लोग शरारती हो गए हैं उसी हिसाब से पुलिस भी अलर्ट हो गई है। तो 96 में अंतिम बार भागे। एक बार में इनको एक पुलिस वाला पहचानता था नटवर लाल को, दरभंगा रेलवे स्टेशन पे अंतिम बार देखे गए। तो एक पुलिस वाले को अकेले पकड़ना इनको पॉसिबल नहीं था। ये थे तो वृद्ध थे, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे, लेकिन 96 में भागे थे। 96 में देखा गया और जब वो गया अपने और सिपाहियों को बुलाने के लिए
तो ये दूसरा अपना ड्रेस निकाल के फेंक दिए थे, और जो गार्ड के डिब्बे में जो मालगाड़ी थी उसमें एक ड्रेस जो गार्ड रहता है उसका ड्रेस गायब था, वो पहन के गायब हो चुके थे। 2009 में इनके वकील ने, जो नटवर लाल के वकील थे, इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की और इनको जो सजाएं हुई थी टोटल 113 साल की सज़ा सुनाई गई थी जेल के द्वारा कि 113 साल नटवर लाल सज़ा काटेंगे। वास्तव में जेल में ही मर जाते, क्योंकि 113 साल तो बचा ही नहीं था इनकी ज़िंदगी में कि नटवर लाल कैसे सज़ा काटेंगे। लेकिन उसने क्या किया कि 29 जुलाई 2009 को बताया कोर्ट को कि इनकी मृत्यु हो गई है, और इसी साल में उसने एक याचिका दायर की कि इनकी सज़ाओं को माफ़ कर दिया जाए। अब नटवर लाल जिंदा नहीं रहे, और इनके भाई गोपालगंज में, एक इनके भाई हैं गंगा प्रसाद, वो गोपालगंज में रहते हैं, उन्होंने भी इस बात का सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि इनको रांची में, इलाहाबाद के गंगा तट पे इनका दाह संस्कार कर दिया गया है। लेकिन इस चीज़ का कोई अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है कि दाह संस्कार, अब कोई नटवर लाल को खोजना भी नहीं चाहता। लेकिन ऐसे नटवर लाल डिजिटल इंडिया में अभी घूम रहे हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और इस नटवर लाल से सीखने की भी ज़रूरत है। हमें इस नटवर लाल से क्या सीखने की ज़रूरत है कि नटवर लाल गरीबों के मसीहा थे। दूसरी चीज़ हमें क्या सीखने की ज़रूरत है कि आप अपने किसी भी हुनर पे इतना ज़्यादा ये मत करिए, गुमान मत करिए कि मैंने ये बहुत ज़्यादा सीख लिया है और मैं बहुत ज़्यादा जान गया हूँ, इसका मास्टर कोई नहीं है। हर चीज़ का मास्टर इस मार्केट में अवेलेबल है, कभी भी आपको चकमा दे के निकल जाएगा। और यही हमें इनसे शिक्षा मिलती है। तो इनके मेरा इनकी नकारात्मक जो भावनाएं थी, ये देश के कानून के प्रति एक ठग थे, तो इस ठगी को अपने जीवन में गेन नहीं करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं ही मैं हूँ। तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो चुकी है और इस डिजिटल इंडिया में प्रशिक्षण काफ़ी नहीं है, आपको जागरूक बनना है। और आने वाले जो मेरे बच्चे हैं, आने वाले 20 दिनों में, माफ़ कीजिएगा 20 सालों में, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुकाबला करना है। अब वो काका के कान और काकी के कान, जवान, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं और जो इस लेवल पे काम करेगा आने वाले दिनों में वही कंपटीशन बीट करेगा, वही इस कंपटीशन को जीतेगा और वही समाज में सक्षम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो बहुत सारी सच्चाई मिली होंगी। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।